अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर लेसन 41 टू 53 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम अगर मिड टर्म की तैयारी करनी हो और कोई एक आध चैप्टर करने से क्या हमारी मिड टर्म क्लियर हो सकता है? तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 3 वो चैप्टर है जिसे आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका 60 to 70% पेपर सॉल्व हो सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम फजूल चीज़ें काटते जाएंगे, आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपको आज ही तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिट रेट। नंबर ऑफ बिट्स सेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी बिट्स को सेंड किया गया, ये हमारा बिट रेट होता है। इसको हम एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, बिट पर सेकेंड या फिर बीपीएस। तो आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यही है कि बिट रेट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, बीपीएस में। इसके अलावा स्टूडेंट, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉन एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमेशा याद रखें, जो हमारा टाइम पीरियड होता है या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। तो ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एप्रोप्रिएट नहीं होती। अब जैसे ही हमने ऊपर डिस्कस किया कि जितनी भी बिट्स 1 सेकेंड में सेंड की जाएंगी वो बिट रेट है। अगर 1 सेकेंड में 8 बिट सेंड की जाएं तो बिट रेट क्या होगा, 8 बीपीएस। इसी तरह अगर स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है इसका आपकी कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली ये आपके लॉजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आपने CS 302 में पढ़ा था कि हमारा जो हाई पॉइंट होता है उसे हम 1 कहते हैं और जहाँ पर हमारा सिग्नल ड्रॉप कर रहा होता है उसे हम 0 से डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारी 1 सेकेंड के अंदर 16 बिट्स सेंड हो रही हैं तो हमारा बिट रेट कितना होगा, 16 बीपीएस। यहाँ पर ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको एक ही स्लॉट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सर ने हाईलाइट करके भी दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिट रेट को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंस्टेड करें, यानी कि फ्रीक्वेंसी को छोड़कर हम डिजिटल सिग्नल को डिस्क्राइब करने के लिए बिट रेट को यूज़ करते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपके असेसमेंट क्विजेस में भी आता है और आपके जो ग्रेडेड क्विजेस होते हैं उसमें भी बहुत रिपीट होता है, प्लस आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट रेट इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स सेंड इन 1 सेकेंड एक्सप्रेस्ड इन बिट पर सेकेंड। तो ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है इतनी ज़्यादा रिपीट हो रही है कि आपको याद हो जाएगी। अब हमने देखना है, एज्यूम वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट अ रेट ऑफ 100 पेज पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 100 पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं हम। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड बिट रेट? तो हमारा रिक्वायर्ड बिट रेट क्या होता है? तो आपको पता है स्टूडेंट कि एक पेज के अंदर हमारे पास कितनी लाइन्स होती हैं, 24 लाइन्स होती हैं। इसी तरह एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं, वेरी गुड, 80 कैरेक्टर्स होते हैं। और एक कैरेक्टर के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो अब जिस तरह स्टूडेंट आपने 7th 8th में किया था ना कि आपके पास ईयर्स दिए होते हैं, आपने उसको सेकंड्स में लेकर आना होता है या फिर आवर्स में लेकर आना होता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो हम क्या करेंगे, 100 हमारे पास पेजेस हैं, 24 हमारे पास लाइंस हैं, 80 हमारे पास करेक्टर्स हैं और एक करेक्टर के अंदर जितनी बिट्स हैं 8। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.536 MBPS। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल कह लें या फिर आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में भी आता है, तो इससे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद हमारा है डिजिटल वॉइस चैनल। तो ये जो एमसीक्यूज है हर स्टूडेंट से पूछा जाता है और ये मस्ट आता है। तो आपने याद रखना है कि एक डिजिटल वॉइस चैनल को अगर हम डिजिटलाइज करें तो हमारे पास 4K हर्ट्ज की बैंडविड्थ होनी चाहिए। किसके साथ, अलोंग एनालॉग वॉइस सिग्नल। तो हमेशा याद रखें, एक एनालॉग वॉइस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है, 4 किलोहर्ट्ज, और ये आपके फाइनल में भी आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सिनेरियो है, वी नीड टू सैम्पल द डिजिटल एट ट्विस्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमें सैम्पल करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जो कि ट्विस्ट है, यानी कि ट्विस्ट मतलब कि डबल है। वी एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं
डेट ईच सैम्पल रिक्वायर्ड 8 बिट्स, हर सैम्पल को 8 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, 2 हमारे पास क्या है ट्विस्ट, और हमारा जो 4000 है वो गिवन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि के को हम 1000 में डिस्कस करते हैं और 1000 के साथ कितने जीरोज आते हैं, 3। तो इसी तरह हमने 4000 लिखा है और 8 हमारे पास क्या है, हमारी रिक्वायर्ड बिट्स हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 64 kbps। तो स्टूडेंट ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स थे बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी थे। इसके बाद हमारा है बिट लेंथ। अब बिट लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस वन साइकिल ऑक्यूपाई ऑन अ ट्रांसमिशन मीडियम, इतना डिस्टेंस जो एक साइकिल ऑक्यूपाई करता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम पर, उसे हम बिट लेंथ कहते हैं। द बिट लेंथ इज अ डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाई। तो सेम ही चीज़ है स्टूडेंट कि एक जो बिट है वो जितनी भी जगह घेरेगी या जितनी भी वो लंबी चलेगी वो उसकी क्या होगी, लेंथ। और जब हम बात बिट की कर रहे हों तो फिर वो क्या हो जाती है, बिट लेंथ। आम ज़िंदगी में अगर हम देखें तो जब हम कपड़ा ख़रीदते हैं तो वो कपड़े की लेंथ होती है। इसी तरह हम किसी रोड को मेजर करें तो रोड की एक लेंथ होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, रोड लेंथ, क्लॉथ लेंथ। इसी तरह हम यहाँ पर कह देते हैं बिट लेंथ। तो रियल लाइफ के साथ अगर हम कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करें तो बहुत आसान हो जाता है। अब बिट लेंथ का फार्मूला क्या है, प्रोमोगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बिट ड्यूरेशन। तो जहाँ पर भी आपसे कहा जाए कि आप बिट लेंथ को कैलकुलेट करें तो आपने करना क्या है कि आपके पास जो प्रोमोगेशन स्पीड दी गई है आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है बिट के ड्यूरेशन के साथ। तो यहाँ पर एक और टिप है कि स्पीड हमारे पास किस में मेजर होती है, मीटर पर सेकंड में, और हमारा जो बिट रेट है वो सेकंड में मेजर होता है। तो हम इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यूज़ किस चीज़ की हैं। बाकी आपने फिज़िक्स पढ़ी हुई है। आगे हम देखते हैं लेसन 42 है हमारे पास, डिजिटल सिग्नल वर्सेस कंपोजिट एनालॉग सिग्नल। हमने एक फोरियर एनालिसिस पढ़ा था, ऊपर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि डिजिटल सिग्नल को हम कंपोजिट सिग्नल के तौर पर भी देखते हैं, कंपोजिट एनालॉग सिग्नल के तौर पर भी। तो इस एमसीक्यूज़ को आप अपने माइंड में रखें कि डिजिटल सिग्नल को हम किस सिग्नल के तौर पर भी देख सकते हैं, किसमें, कंपोजिट एनालॉग सिग्नल में। अ डिजिटल सिग्नल इज़ अ टाइम डोमेन कंप्रेसेस कनेक्टेड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स। तो डिजिटल सिग्नल हमारा एक ऐसी टाइम डोमेन होती है जिसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स को। तो अब वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन इज अ टाइम डोमेन मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी, जबकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो। तो ये एमसीक्यूज़ भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टू ज़ीरो, जब हम ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी से इन्फिनिटी की फ्रीक्वेंसी पर मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, इम्प्लाई ऑल फ्रीक्वेंसीज बिटवीन आर पार्ट ऑफ मीडियम। तो इन दोनों के दरमियान जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम उसको इम्प्लाई कर देते हैं। डिजिटल सिग्नल एज अ कंपोजिट सिग्नल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। ये पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल की आपके पास टाइम दिया गया है और आपको पता ही है कि किस तरह से हमारा डिजिटल जो डेटा होता है उसे हम प्रेजेंट करते हैं, इसी तरह ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। वर्टिकल लाइंस, यहाँ पर अगेन वही आपको बताया गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी को हम वर्टिकल्स में डिस्कस करते हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल है उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो के तौर पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको अगेन यही चीज़ें कवर करवाई गई हैं, तो आपने इसे अच्छे तरीके से देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक साइकिल कितने टाइम पीरियड में प्रोमोगेट हुआ है। तो हम इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/t। और इसी तरह अगर हम टाइम करें तो हमारा टाइम आ जाता है 1/f, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेसन 43 है हमारे पास, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक इज़ अ कंपोजिट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान होती है। यही वजह है कि हम इसे इन्फिनिट बैंडविड्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपका इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इन्फिनिटी और ज़ीरो के दरमियान में हो उसे हम इन्फिनिट बैंडविड्थ कहते हैं। बेस बैंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस आपके पेपर में आती हैं।
बेस बैंड ट्रांसमिशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। एक ऐसा मेथड है जो डिजिटल सिग्नल्स को किसी ट्रांसमिशन मीडियम के ओवर ट्रैवल करवाता है या फिर ट्रांसमिट करवाता है। अब ये जो मीडियम्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन हो सकती है, कोई केबल हो सकती है, इन विच इंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम इज यूज्ड टू सेंड अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। पहली बात कि ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है और ये वायर्स और ऑप्टिक्स को यूज़ करता है, फाइबर को भी यूज़ कर सकता है। और दूसरी बात कि ये जब किसी भी डेटा की स्ट्रीम को, स्पेसिफिकली एक सिंगल स्ट्रीम को सेंड करने के लिए पूरी की पूरी बैंडविड्थ को यूज़ करता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये आपके जो नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल्स। हम मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं सिम्युलेटेनियसली ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल। अब कहाँ पर डिफरेंस था? यहाँ पर तो एक सिंगल स्ट्रीम को सेंड करने के लिए पूरी की पूरी हमारी लाइन यूज़ हो रही थी, लेकिन ब्रॉडबैंड के अंदर हम मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं सिम्युलेटेनियसली किसी एक फाइबर लाइन पर या फिर केबल पर, इवन के वायरलेस चैनल पर। तो किस तरह से कि हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारी अवेलेबल बैंडविड्थ होती है उसको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चैनल्स में। तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आता है कि ऐसी कौन सी टाइप है जिसके अंदर हम अपनी अवेलेबल बैंडविड्थ को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चैनल्स के अंदर। तो कौन सी है स्टूडेंट्स? जल्दी से कमेंट में लिखें, एक्टिव रहा करें स्टूडेंट। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। अगेन स्टूडेंट वही बातें आ गई हैं। तो ये देखें हमारी यहाँ पर एक बेस बैंड दी गई है, सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल विदाउट चेंजिंग इनटू एनालॉग। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल सिग्नल को सेंड कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट किए बगैर। यहाँ पर जो आपको बेस बैंड दिखाई गई है वहाँ पर आपकी जो लो पास चैनल है और जो बैंडविड्थ है वो वाइड है। तो ये आपके पास डायग्राम है। ये आपके एमसीक्यूज में वैसे डायग्राम्स आती तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने यही देखना है कि देखिए ना, जितनी लंबी स्ट्राइप है उतनी ही लंबी विड्थ होगी, या फिर वैसे भी जो हमारी बैंडविड्थ क्या होती है वो लेंथ ही होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर क्या है? लेंथ बहुत ही कम है, ड्राइंग नहीं हो रही। तो ये वाली लेंथ बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? नैरो बैंडविड्थ और हमारा जो चैनल है वो लो पास चैनल ही है। तो यहाँ पर अगेन आपको डायग्राम्स दी गई हैं, ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़ भी आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन। पहला तो आपका एमसीक्यूज यही है कि ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का अदर नाम क्या है, या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को हम और क्या कहते हैं? तो हम इसे मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल ज़ुबान को समझता है, यानी कि 0 और 1 को, लेकिन हवा या तारों में दूर तक सिग्नल भेजने के लिए हमें इसे लहरों में बदलना पड़ता है। किसमें? एनालॉग्स में। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मॉड्यूलेशन हमें बेस बैंड चैनल को इस्तेमाल करने की परमिशन देती है। ये एक ऐसा चैनल है जिसकी बैंडविड्थ 0 से शुरू नहीं होती। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि बैंडविड्थ कैसा चैनल है जिसकी बैंडविड्थ कहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती? 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। मोर अवेलेबल देन अ लो पास चैनल। तो ये ज़्यादा अवेलेबल होता है हमारे लो पास चैनल्स में। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की है। ये डायग्राम्स यहाँ पर इनको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसमिशन इम्पार्टमेंट्स। बेसिकली ये जो डायग्राम्स हैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट कन्वे करना चाह रही हैं कि फ़र्ज़ करें आपने एक ख़त को एक सिटी से दूसरे सिटी लेकर जाना है। आप इसे खुद पैदल चलकर अगर नहीं ले जा सकते, या फिर तो ये हमारा क्या होगा? लो पास चैनल। अगर हम पैदल चलकर नहीं ले जा सकते तो ये हमारा लो पास है। आप इस खत को किसी तेज़ तरीन ट्रक या फिर ट्रेन के थ्रू अगर
ट्रांसमिट करवा देते हैं तो ये आपका क्या होगा, मॉड्यूलेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। दुनिया में बेस बैंड चैनल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जबकि जो लो बेस चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आम हैं और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। अब आसान सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, हमारे जो सबसे ज़्यादा बेस बैंड चैनल्स हैं वो क्या हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, फाइबर ऑप्टिक्स, और इसी तरह लो बेस चैनल हमारे कौन से होते हैं, जैसे टेलीफोन की तार, हमारी ये जो वायर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यही थी चीज़ें। बाकी हमारा ट्रांसमिशन इम्पार्टमेंट क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया आर नॉट परफेक्ट। जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते, ये सिग्नल की खराबी का बायस बनते हैं। होता क्या है कि हमने जो भेजा है वो हमें मिलता ही नहीं। अब हमारी जो इम्पार्टमेंट्स हैं, जो इम्परफेक्शंस हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। ये तीनों टाइप आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी 5 नंबर का लॉन्ग आता है। यहाँ पर अगेन यही चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन इम्पार्टमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया कि जो सिग्नल सेंड हो रहा है वो आपको नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर आप क्लास के कोने से दूसरे कोने तक अपने दोस्त को आवाज़ दें और रास्ते में आपकी आवाज़ हल्की हो जाए, यानी कि थोड़ी सी धीमी हो जाए, तो वो आपकी होती है अटेन्यूएशन, यानी कि आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, जो रीच है, वो कम हो गई है। और दीवार से टकरा कर अगर गूंजेगी, होता है ना खाली रूम में अगर हम बोले हेलो तो वो कितनी ज़्यादा गूंजती है आवाज़, तो वो होती है हमारी डिस्टॉर्शन। और इसी तरह आप पंखे या दूसरे बच्चे की वजह से आपकी आवाज़ दब जाए, जैसे फ़ैन बहुत तेज़ था, आपने आवाज़ भी अच्छी खासी निकाली है, लेकिन फ़ैन की आवाज़ की वजह से आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो वो होता है आपका नॉइस। तो ये चीज़ें तो आपकी इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो गई हैं। बाकी हम आगे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब है हमारी एनर्जी का वेस्ट होना। जब कोई सिग्नल किसी मीडियम से गुजरता है तो मीडियम में उसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ तवानाई लगानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर जब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी टेबल को पुश करते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है ना, वही एनर्जी क्या होती है, अटेन्यूएशन होती है। अब ट्रांसमिशन में ये क्या कॉन्सेप्ट है, तारों के अंदर करंट को गुजरने के लिए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जब भी करंट पास करता है, आपने देखा होगा आपका लैपटॉप या फिर फ़ोन जब चार्ज पे लगा होता है तो आपका चार्जर, आपका लैपटॉप और आपकी वायर बहुत गर्म हो जाती है और कभी कभार हल्की सी गर्म होती है। तो वो क्यों गर्म होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सामना होता है। इस रेजिस्टेंस से लड़ते हुए सिग्नल की कुछ जो ताकत होती है वो हीट में बदल जाती है और हमारा सिग्नल कमज़ोर हो जाता है। अब ये जो इतना हमारा नुकसान हो गया उसको हमने कंपेंसिएट भी तो करना है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए सिग्नल को हम बहुत ज़्यादा ताकतवर करने के लिए एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं। सिग्नल की जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं, जिसे हम डीबी के साथ भी शो करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम कंपेंसिएट किस तरह करते हैं अपने लॉस को, एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करवा कर। तो यहाँ पर देखिए, सपोज अ सिग्नल ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट्स पावर इज रिड्यूस टू हाफ। एक सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर रहा था किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो उसकी जो पावर है वो हाफ रह जाती है। तो इसका मतलब है कि P2 इज इक्वल्स टू 2.1, यानी कि आधा हो गया है P1 से। तो इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं या फिर आपको अटेन्यूएशन की कोई बात आ जाए। अटेन्यूएशन का मतलब तो यही होता है ना कि एनर्जी लॉस्ट हो गई है, जितनी थी उतनी पहुँची नहीं है। तो आपने हमेशा याद रखना है, हम 10 log का फार्मूला यूज़ करते हैं, 10 log 10 P2 डिवाइडेड बाय P1। तो ये चीज़ें हमारी एज इट इज़ रहेंगी। हम अपने कैलकुलेटर पर या फिर कंप्यूटर के कैलकुलेटर पर ये चीज़ें पुट करेंगे और हमारे पास P2 की क्या वैल्यू है, P2 इज इक्वल्स टू 2.1 P1 डिवाइडेड बाय P1। तो P1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.5 हमारे पास करेक्ट आंसर है। और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे -0.3 से। क्यों? क्योंकि ये इसकी रिड्यूस हुई है, कमी वाक़या हुई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा -3 dB। तो बस आपने ये वाला करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है अ सिग्नल ट्रैवल, जी तो ये वाला आपका एज इट इज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कर ज़रूर लेना है क्योंकि कुछ भी पेपर में आ सकता है। बाकी ये वाला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल ट्रैवल थ्रू एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर से मूव कर रहा है, इट्स पावर इज इंक्रीज टू 10 टाइम, इसकी पावर इंक्रीज कर गई है 10 टाइम्स। इट मीन्स P2 इज इक्वल्स टू 10 P1। तो 10 P1 हो गया। तो आपने क्या करना है,
P2 की जगह P2 को पुट कर देना है, P1 एज इट इज, P1 को कैंसिल आउट करेगा और log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 dB। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद हमारी ये चीज़ें भी आपने नहीं करनी। बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ कि डेसिबल को अक्सर हम सिग्नल की पावर को अगर मेजर करें तो हम उसे मिली वॉट्स में भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अटेन्यूएशन एंड एम्पलीफिकेशन डेसिबल्स का बता दिया गया है कि यूनिट जो होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेजर करने का वो डेसिबल डीबी होता है। और ये हमारी दो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के दरमियान डिफरेंस पॉइंट को मेजर करके हम उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा इसका फार्मूला। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, सिर्फ इनको देखना नहीं है, बाकी ये चीज़ें आप कैंसिल कर दें क्योंकि हम ये पीछे भी करके आ चुके हैं। आप यहाँ पर वैसे देख भी सकते हैं, ये सर ने स्लाइड में तमाम चीज़ें कवर करवा दी हैं, ये भी हमने कवर कर लिया है। अब हमारा 47 है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्शन का मतलब है सिग्नल अपनी शक्ल या सूरत बदल देता है। डिस्टॉर्शन एक कंपोजिट सिग्नल में भी हो सकती है और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से भी बना हो सकता है। हर हिस्से की अपनी रफ्तार होती है और इसीलिए हमारी जो डेस्टिनेशन होती है उस तक पहुंचने के लिए बहुत दफ़ा डिलेज आ जाते हैं। तो जब भी कोई डेटा भेजते हैं तो क्या होता है, वो मुख्तलिफ लहरों में या फिर मुख्तलिफ वेव्स की फॉर्म में चलता है, आपको पता ही है ना, एनालॉग की फॉर्म में। और तार के अंदर लहर की रफ्तार थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि वो कॉपर की तार होती है, समटाइम्स वो फाइबर की तार होती है, फिर उसकी क्लैडिंग होती है। ये चीज़ें हम फाइनल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि ना उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब ये तार रिसीवर तक पहुंचती है तो आगे पीछे हो जाती है, जो सिग्नल है वो आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल की असली हालत होती है वो बिगड़ जाती है। अब मिसाल क्या है, क्लास के 4 बच्चे एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक ही सिग्नल के 4 हिस्से। रास्ते में कोई तेज़ दौड़ता है और कोई आहिस्ता। जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे तो वो एक साथ नहीं पहुंचेंगे, हालांकि उन्होंने चलना तो एक साथ ही स्टार्ट किया था, बल्कि आगे पीछे होंगे। इस तरतीब के ख़राब होने को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है जो आपकी रह गई हो, ये आपने इसको इग्नोर मारे। इसके बाद आपका नॉइस क्या होता है? शोर। ख़राबी की वजह से एक और जो मसला पैदा होता है वो हमारा नॉइस होता है। नॉइस की इकसाम कितनी है? हमारा थर्मल नॉइस भी हो सकता है, इसके अलावा हमारा इंड्यूस्ड नॉइस भी हो सकता है, ये फिज़िक्स की टर्म्स हैं। इसके अलावा हमारा क्रॉस टॉक भी हो सकता है, हमारी इम्पल्स नॉइस भी हो सकता है और इसके अलावा हमारा सिग्नल करप्ट भी हो सकता है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको याद तो नहीं करना लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए थी। अब थर्मल नॉइस क्या होता है? थर्मल नॉइस इज अ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। थर्मल नॉइस रैंडम मोशन है तार के इलेक्ट्रॉन्स की, विच क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिग्नल नोट ओरिजिनल सेंड बाय ट्रांसमीटर। तो क्या करती है ये ना, थोड़ा सा हमारे सिग्नल को ख़राब कर देती है, ओरिजिनल नहीं रहने देती। और इंड्यूस्ड नॉइस क्या होता है? जो किसी सोर्स से नॉइस आता है, जैसे कि मोटर जब चलती है जो नॉइस आता है। उसके अलावा क्रॉस टॉक क्या होता है? इज अ इफेक्ट ऑन वन वायर टू अनदर। ये वाला आपकी टर्म इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि क्रॉस टॉक हम किसे कहते हैं? इज अ इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन अनदर, एक तार का दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट होता है। अब मिसाल के तौर पर पुरानी टेलीफोन्स पर जब हम बात करते थे तो अक्सर हमें किसी तीसरे अजनबी की कॉल की आवाज़ भी हल्की हल्की सुनाई देने लगती थी। किस लिए होता था ये? क्योंकि ज़मीन के नीचे तारें बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और जब वो एक दूसरे के साथ करीब होती हैं तो एक दूसरे के सिग्नल ट्रांसमिट करवा देती हैं। वैसे बहुत ही कम प्राइवेसी थी तब, क्योंकि जब कॉल्स हम अपने दोस्त से बात कर रहे होते थे तो हमें तीसरी किसी बंदे की आवाज़ आ रही होती थी, तो क्या होता था कि हम उनकी बातें भी सुन लिया करते। तो ये हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ करता था। तो अब तो माशाल्लाह से अच्छी खासी प्राइवेसी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आपको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स करने चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने हर अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें। नॉइस सिग्नल टू नॉइस रेशो। सबसे पहला एमसीक्यूज तो ये है कि सिग्नल टू नॉइस रेशो किसकी लॉन्ग फॉर्म है? तो इसकी एब्रीविएशन हमारे पास क्या होती है? SNR।
फर्स्ट एमसीक्यूज ये है। और होता क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज यूज टू फाइंड द थ्योरेटिकल बिट रेट लिमिट ऑफ द सिग्नल। हम थ्योरेटिकल बिट रेट को जब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारी होती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR। और ये वाला जो फार्मूला है इसे आपने रट लेना है बहुत अच्छी तरीके से, एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइस पावर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाई SNRG है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नॉइस है वो भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, और जो हमारा सिग्नल है वो भी ज़्यादा है। तो जब सिग्नल और नॉइस दोनों मैच करते हैं तो हमारा जो SNR है वो हाई हो जाता है। इसी तरह हमारा जो सिग्नल है वो भी छोटा है और जो हमारा नॉइस है वो हमारा क्या है, वो भी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर नॉइस कम था, यहाँ पर नॉइस ज़्यादा है, तो हमारी जो SNR क्या होगा, हमारा लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताई गई है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखें, हाई जो SNRG है वो हमारी लेस करप्टेड होता है, क्योंकि हम जो वांट कर रहे होते हैं सिग्नल तो हमें चाहिए ना, वो बड़ा होता है, लेकिन जो नॉइस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन किसी सिनेरियो के अंदर ये हो कि हमारा नॉइस ज़्यादा हो जाए और सिग्नल कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो मोर करप्ट हो जाएगा, फिर वो हमारे लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया गया है। डेटा, हम एक चैनल पर बिट्स पर सेकंड को कितनी तेज़ी के साथ भेज सकते हैं, इसकी 3 चीज़ों पर डिपेंडेंस होती है। सबसे पहले होता है हमें जो अवेलेबल बैंडविड्थ जो अवेलेबल की गई है, लेवल ऑफ सिग्नल वो यूज, जितने लेवल्स हम यूज़ कर रहे हैं, और लेवल ऑफ नॉइस यानी कि नॉइस का लेवल क्या है। अब हमारे पास 2 थ्योरेटिकल डेवलपमेंट फार्मूलाज हैं। सबसे पहले है न्यूक्विस्ट फॉर नॉइसलेस चैनल के लिए न्यूक्विस्ट फार्मूला होता है, जबकि और शेनॉन हमारा होता है नॉइस चैनल के लिए। तो 2 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर भी आपके कवर हो गए हैं कि न्यूक्विस्ट होता है आपका नॉइसलेस के लिए और शेनॉन आपका होता है नॉइजी चैनल के लिए। नॉइसलेस चैनल ये एक ऐसा चैनल है जिसमें कोई शोर हो ही ना। न्यूक्विस्ट का फार्मूला बेसिकली डेटा को भेजने की ज़्यादा से ज़्यादा हद बताता है, यानी कि मैक्सिमम बिट रेट को बताता है। फाइंडिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैलेंस को फाइंड करते हैं बिट रेट और सिस्टम रिलायबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर आप देखें, बिट रेट आपके पास 2 क्रॉस बैंडविड्थ क्रॉस log 2L, ये आपका फार्मूला है, आपने इसे अच्छी तरीके से देख लेना है। वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आपके नीचे BW दिया गया है, यानी कि बैंडविड्थ और बैंडविड्थ ऑफ चैनल, और L फॉर नंबर ऑफ सिग्नल, ये जो नीचे ऊपर चीज़ें आपको मेंशन की गई थी। और BR इज इक्वल्स टू MBPS, और बिट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जितनी ज़्यादा लेवल हाई होगा हमारी जो सिग्नल है वो उतना ही हाई होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली पहली जो लाइन है आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। और ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, एक सड़क पर गाड़ियां जा रही हैं, अगर सड़क चौड़ी होगी तो ज़्यादा गाड़ियां गुजरेंगी। अगर हम सड़क पर लाइन बनाकर काफ़ी ज़्यादा लाइंस बना दें तो क्या होगा कि एक ही वक्त में और बहुत ज़्यादा गाड़ियां गुजर सकेंगी। तो ये चीज़ आपने अपनी जब आपने अपने रोड्स पर भी देखी होगी। इसके बाद हमारा नॉइसलेस चैनल, ये वाली जो स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसे अच्छी तरीके से देखना है कि एक नॉइसलेस चैनल है जिसकी बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज़ है और विद द 2 सिग्नल लेवल, तो इसके जो लेवल्स हैं वो 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 हर्ट्ज़ को, तो हमारा करेक्ट जो उसके साथ हम लगाएंगे log 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गिवन सिग्नल लेवल था वो 2 था, इसी वजह से हमने log 2 का 2 लिया। और आपको पता है कि सेम जब हम अपर एंड लोअर लिमिट्स लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है। नेक्स्ट हमारा अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको 4 सिग्नल्स दिए गए हैं, तो आपने लेवल्स की जगह 4 पुट कर देना है, L की जगह 4 पुट कर देना है। और इसी तरह आपको 2 बिट्स का डेटा सेंड करना है तो 2 बिट्स आएगा। नॉइजी चैनल शेनॉन कैपेसिटी, हमारे पास कभी कभार ऐसे चैनल नहीं हो सकता जिसके अंदर शोर ना हो, तो चैनल में शोर तो हमेशा होता ही है। 1944 में क्लाउड शेनॉन ने एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था जो बाद में शेनॉन फार्मूला के नाम से याद किया जाता है, जो डिटरमाइन करता है थ्योरेटिकल हाईएस्ट डेटा रेट ऑफ
नोइजी चैनल हाईएस्ट डेटा रेट ऑफ नोइजी चैनल को इस्तेमाल करता है। आपने याद रखना है इसका फार्मूला क्या है, कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंड विड्थ क्रॉस लॉग टू 1 प्लस SNR चैनल। तो आपने इस फार्मूले को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नीचे ये जो चीज़ें हैं ये इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है ये हम देख लेते हैं। कैपेसिटी कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज़ अ बिट रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है या फिर बिट्स ट्रांसमिट हो रही है वो हमारी कैपेसिटी होगी। लेवल क्या होता है कि कितने लेवल्स हैं, मतलब हाईएस्ट कितना टॉप पर जा रहा है हमारा सिग्नल। और इस तरह मैक्स BR हमेशा छोटा होता है कैपेसिटी ऑफ चैनल से। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतनी बिट्स सेंड कर दें जितनी हमारे चैनल की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, कभी भी हम ऐसी सड़क या ऐसी गली में से 2 गाड़ियां नहीं गुजार सकते जिसके अंदर कैपेसिटी ही 1 गाड़ी की है। तो आपने हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि कभी भी हमारी जो बिट रेट है वो ज़्यादा नहीं हो सकता हमारे चैनल की कैपेसिटी से। द नॉइस इज स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज फेंट, जितना ज़्यादा नॉइस सिग्नल उतना ही डेड होता जाएगा। तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, SNR इक्विलेंट टू 0। जब हमारा SNR इक्विलेंट 0 हो जाए तो हम क्या करते हैं, SNR 0 हो जाएगा, 1 + 0 = 1। और यहाँ पर हम B को एज इट इज़ रखेंगे मल्टीप्लाई, और log 2 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। तो इस तरह हमारी कैपेसिटी भी 0 हो जाएगी। जब सिग्नल बचा ही नहीं है ही सारा का सारा शोर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नथिंग, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दी गई है, ये देखें सर ने आपको सॉल्व भी कर दिया। यहाँ पर शेनॉन फार्मूले के अंदर पुट किया है, ऊपर निक्विस्ट के अंदर किया था, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब शेनॉन फार्मूला गिव्स अस द अपर लिमिट, ये हमें अपर लिमिट देता था, जबकि हमारा जो निक्विस्ट फार्मूला है वो हमें सिग्नल के लेवल्स को यूज़ करते हुए डेटा फ्राहम करता था। तो ये चीज़ें नीचे मैंशन है आपकी। कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज़ 0 रिगार्डलेस द बैंडविड्थ, हमारा जो कैपेसिटी होती है वो 0 हो सकती है, लेकिन बैंडविड्थ हमेशा 0 नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम तो होता ही है। इन अदर वर्ड वी कैन नॉट रिसीव एनी डेटा थ्रू दिस चैनल। तो ऐसा चैनल जिसकी कैपेसिटी 0 है तो उसके थ्रू हम कोई भी डेटा को रिसीव नहीं करते। नेटवर्क परफॉर्मेंस, जब बात आती है किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस की तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले होती है बैंडविड्थ, दूसरे नंबर पर आती है थ्रूपुट, एंड तीसरी होती है लेटेंसी। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम बारी बारी देखेंगे। और ये भी आपका लॉन्ग आता है, मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है, ये आपके पास लॉन्ग पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपका MCQs है। कौन सी हैं, ये भी आपका MCQs है। An important characteristic that measure network performance, bandwidth can use in 2 different contexts in different values। हमारी जो बैंडविड्थ है उसे हम 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हर्ट्स और दूसरे नंबर पर आता है बिट्स पर सेकंड। हार्डवेयर की जो सलाहियत होती है वो हर्ट्स में नापी जाती है। अब हार्डवेयर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी वायर्स, और जबकि इस डेटा से गुजरने वाला जो डेटा होता है उसकी स्पीड को हम बिट पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। तो बेस बैंडविड्थ के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, बैंडविड्थ इन हर्ट्स, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वीडियो के अंदर में भी आपको साफ ना नज़र आ रहा हो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ कंपोजिट सिग्नल, जबकि आपकी जो बैंडविड्थ इन BPS होती है नंबर ऑफ बाइट इन अ सिग्नल लिंक आर नेटवर्क कैन ट्रांसमिट, ऐसा सिग्नल की स्पीड जो कोई भी नेटवर्क ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट के अंदर हम ये मेजर करते हैं कि हम कितनी तेज़ी से नेटवर्क पर डेटा भेज सकते हैं, यानी कि हमारी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। बैंडविड्थ और थ्रूपुट एक नहीं होती, याद रखें बैंडविड्थ और थ्रूपुट कभी भी एक नहीं होती। अब इसके अंदर क्या होता है, एक लिंक में बैंडविड्थ अगर B है तो थ्रूपुट हमेशा उससे कम होगी। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर तार पर आपकी जो तार है उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 kHz का डेटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए थ्रूपुट क्या है कि आपका कुछ डेटा डिस्टर्ब भी तो होना है। ऊपर हमने जो पढ़ा डिस्टॉर्शन, नॉइस, इसके अलावा हमने एक और टर्म पढ़ी है, तो क्या होता है हमारा डेटा करप्ट हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा डेटा तो ट्रांसमिट नहीं होता। तो थ्रूपुट वो डेटा है जो ट्रांसमिट होता है, जो रिसीवर तक पहुंच जाता है। और हमारी बैंडविड्थ क्या है, अगेन वो कैपेसिटी जो मौजूद है
आई होप सो आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये वाली चीज़ें यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि एक नेटवर्क है जिसकी जो बैंडविड्थ है वो 10 Mbps है, यानी कि इतना डेटा गुजर सकता है, और उसके जो फ्रेम्स हैं वो 12,000 हैं और हर फ्रेम पर मिनट 12,000 ट्रांसमिट हो रहा है, जबकि उसकी एवरेज स्पीड क्या है 10,000। तो हम इसका टी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अपना थ्रूपुट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाई 60। अब ये 60 क्या है, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दी गई है। अब लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी को अक्सर हम ताख़ीर के नाम से भी जानते हैं। लेटेंसी या ताख़ीर से मुराद वो टोटल टाइम है जो एक मुकम्मल प्रोग्राम को सोर्स से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में लगता है। तो बस यही याद रख लें कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर से कैंपस तक जाना चाहते हैं, तो वो जो टाइम लगेगा ना घर से कैंपस तक पहुंचने में, वो क्या होगा, आपका लेटेंसी होगा, या फिर उसे हम डिले कहते हैं। लेटेंसी 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। प्रोमोगेशन टाइम यानी कि सफ़र का वक़्त, ट्रांसमिशन टाइम यानी कि डेटा को तार पर क्या कहते हैं उसे अराइव या फिर चढ़ाने का वक़्त, और इसी तरह हमारा कीविंग टाइम यानी कि जो लाइन के अंदर वो लगता है। ये चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन है, इनको याद कर लीजिएगा। और प्रोसेसिंग डिले यानी कि डेटा को समझने का प्रोसेस। तो नीचे यहाँ आपको चीज़ें भी बता दी गई हैं कि आपकी जो प्रोसेसिंग डिले होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्रोमोगेशन स्पीड होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। ये जो ऊपर आपने 4 चीज़ें पढ़ी हैं इनको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा सिनेरियो है, उम्मीद करती हूँ ये आप देख लेंगे क्योंकि बहुत आसान है। अब हमारा 53 है। स्टूडेंट ना चाहते हुए भी आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो आपने मिस नहीं करना। मैंने भी बहुत कुछ मिस कर दिया है क्योंकि जो फजूल चीज़ें थी मैंने कट करवा दी। अगर मैं आपको बहुत ही एक एक लाइन करवाती तो ऑलमोस्ट आपका ये पूरा लेक्चर 2 घंटों का हो जाना था। तो बैंडविड्थ, अब यहाँ पर हम देखते हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या होता है। बैंडविड्थ और डिले का जो प्रोडक्ट होता है वो एक लिंक में कितनी बाइट्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो आप ये देखें इसकी आसान सी मिसाल कि एक डब्बे के अंदर हम कितने सेब को डाल सकते हैं। जो इस डब्बे की कैपेसिटी है ना, किसी डब्बे की कैपेसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। इसी तरह हमें पता चलता है कि एक वक्त में हमारी केबल या तार के अंदर कितने डेटा को हम सफ़र करवा सकते हैं। जिटर नेक्स्ट हमारा जो केस आता है, जिटर वाला केस, ये चीज़ें आनी इम्पोर्टेंट है। ये रहा, हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि जिटर अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जब इंटरनेट पर जब डेटा के मुख्तलिफ पैकेट्स को मंजिल तक पहुंचने में ताख़ीर का सामना करना पड़े, तो रिसीवर की एम्पलीफिकेशन वक्त के लिहाज से हसास हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पर, कोई भी वीडियो जैसे मेरी वीडियो, अगर इंटरनेट पैकेट्स के आने में एक जैसा वक्त ना हो, कभी जल्दी कभी देर से, तो क्या होता है, वीडियो बार बार रुकेगी और बफर होने लगेगी, जिसकी वजह से जो गैर मसावी जो डिस्टेंस आ जाता है, डिले आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिटर कहते हैं। तो अक्सर जब इंटरनेट स्लो होता है ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं। स्टूडेंट, बहुत लेंथी लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।